ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट ट्राइंग। हम हमेशा सोचते हैं कि करें या ना करें, और इसी कश्मकश में हम वो चीज़ पूरी नहीं कर सकते हैं। हम हमारा ड्रीम जो है वो पूरा नहीं कर सकते हैं। ट्राई करने में क्या जा रहा है? हो सकता है कि ज़्यादा ज़्यादा हम फेल हो जाए, लेकिन फेल होना ये नहीं है, हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। और सीखना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ जब सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस वजह से वो चीज़ नहीं होने वाली है। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि नॉट ट्राइंग इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो आपको करना ही पड़ेगा। और वो आप बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए अगर आप एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो तो फिर आपके ड्रीम्स जो है वो उतने काबिल ही नहीं है, वो उतने पावरफुल ही नहीं है कि आप उन ड्रीम्स की तरफ जा सको। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी भी नहीं करने के एक्सक्यूजेस मत ढूंढिए। आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज जो है वो देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आप ही का फायदा होगा। एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा दिला सकते हैं। जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी, जीएस 1 2 3 4 सभी आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है, मतलब बाकी जगह पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आप एक साल का कोर्स एंजॉय कर सकते हो। इसलिए डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम 22 जून का जो एनालिसिस है वो देखते हैं। सबसे पहले तो द हिंदू जो है उस पर हम नज़र डालेंगे। तो यहाँ पर एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं तो हमें ये वाला एडिटोरियल देखने को मिलता है, जो बिल्कुल भी हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो भी यहाँ पर जिनके पेरेंट जो है वो खो गए हैं, मतलब जिनकी डेथ हो गई है, वो बच्चों को यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलना चाहिए। तो इस पर हमने ऑलरेडी चर्चा की भी है। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब ये वही हो रहा है कि अफगानिस्तान जो है वहाँ से यूएसए निकल गया, वही सारे बोल बच्चन जो है वहाँ पर किए जा रहे हैं, तो ये भी हम यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं। देन ये अगर हम देखते हैं तो इंडिया पुअर मस्ट बी एक्नॉलेज्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि डेटा हमें रहना चाहिए, डेटा हमारे पास अवेलेबल रहना चाहिए, कितने पुअर लोग हैं। अब ये हालांकि हमने देखा हुआ है, लेकिन स्टिल यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो निकल कर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। तो इसीलिए उस पर हम चर्चा करेंगे। आपने अगर नोट्स बनाकर रखे हैं इस पे, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें आप एडिशन जो है वो कर सकते हो। ये अगर हम देखते हैं तो अगेन ये ईरान के बारे में बात की जा रही है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं तो हमें देखने को मिलता है वैक्सीन पॉलिसी, इसमें क्लैरिटी रहनी चाहिए। वैक्सीन हेजिटेंसी, मैंने आपको जैसे कहा है कि वैक्सीन से रिलेटेड सिर्फ हेजिटेंसी जो है वो अगर आपको पता है तो उतना सफिशिएंट है। बाकी आपको वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो पता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टूवर्ड्स मोर फेडरल स्ट्रक्चर, तो ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये अगर हम बात करते हैं डीक्रिमिनलाइज सुसाइड, जो सुसाइड है उसे डीक्रिमिनलाइज करने की बात की जा रही है, तो इसमें सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चीज़ें हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद अगर हम इंडियन एक्सप्रेस पर नजर डालते हैं तो एक्सप्लेन सेक्शन में एक एडिटोरियल हमारे काम का है, जो कि डीलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए, हालांकि डीलिमिटेशन जो है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, इसीलिए आज हम यहाँ पर डीलिमिटेशन जो है उसके बारे में देखेंगे, लेकिन ब्रीफ में देखेंगे। ठीक है, और उसी के साथ साथ मेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, जो आपको कमेंट सेक्शन में ही उसे अटेम्प्ट करना है। देन उसके बाद व्हाट गवर्नमेंट प्रपोज टू चेंज इन द फिल्म सर्टिफिकेशन, ये फिल्म सर्टिफिकेशन जो हो रहा है वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज अगर हम दोनों देखते हैं तो दोनों में भी कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हो और हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम की हो। यहाँ पर अगर हम देखें अगेन वही जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि क्या हो रहा है, डीलिमिटेशन के लिए एक जो कमिटी है उसका गठन यहाँ पर किया जा रहा है, मतलब सबकी मीटिंग जो है वो ली जा रही है बेसिकली। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो विमेन को यहाँ पर अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वो यहाँ पर जा सके, है ना, रिचुअल्स जो है टेम्पल रिचुअल्स उसमें जा सके। तो ये वही है, सब सबरीमाला के टाइम पे ये सारी जो कंट्रोवर्सी सारी चीज़ें हमने देखी हुई है। देन यहाँ पर पोस्ट कोविड कैपिटलिज्म, जो कोविड है उसके बाद जो कैपिटलिज्म उभर कर आ रहा है, खासकर जो टेक कैपिटलिज्म है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर हो रही है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कुछ ऐसा खास नहीं है जो कि हमने नहीं देखा हुआ है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर जाते हैं तो इसमें भी कुछ खास एडिटोरियल काम के नहीं है आज। मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पूरा पॉलिटिकल है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लिमिटेड विक्ट्री, यहाँ पर यूएपीए एक्ट के बारे में बात की जा रही है, जो हमने बहुत बार कवर किया हुआ है ना। यूएपीए एक्ट आप सभी को पता है,
इसके बारे में बहुत बार कवर किया हुआ है, इसलिए दोबारा हम इसे नहीं देखने वाले हैं। ये अगर हम देखते हैं तो अगेन यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान उसके बारे में बात हो रही है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके के एडिटोरियल्स आज हमारे न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट है अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे स्टेट ऑफ इंडिया पुअर मस्ट बी एक्नॉलेज्ड। जैसा हमने देखा है कि यहाँ पर जो गरीब है उसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। इकोनॉमी जो उसे रिपेयर अगर करना है, अगर इकोनॉमी को हमें रिपेयर करना है, नंबर ऑफ पुअर जो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, नंबर ऑफ पुअर, उनको यहाँ पर काउंट किया जाना बहुत ज़रूरी है। उनको काउंट करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर इम्पेरेटिव अगर हम देखते हैं, एग्जैक्ट नंबर जो है ऑफ डेड मस्ट बी केयरफुली डॉक्यूमेंटेड, उनको डॉक्यूमेंट जो है वो भी यहाँ पर किया जाना ज़रूरी है। जब हम काउंट करते हैं तो हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि भैया किसको कितना करना है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक हमें स्लाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है 2017-18 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1970 टू 73 हमें गिरता हुआ देखने को मिला है। हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि जीडीपी अगर हम देखते हैं तो इस बार जो कंजम्पशन है वहाँ पर चोट लगी है। मतलब जो कंजम्पशन है वो नहीं हो पा रहा है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो पूरी सिस्टम जो है वो हल चुकी है। हमारे यहाँ पर जो टेक्निकल रिसेशन है वो देखने को मिला है। कंजम्पशन कंजम्पशन अगर नहीं करते हैं तो विशियस साइकिल जो है वो डेवलप हो जाती है। कंजम्पशन नहीं होगा तो फिर जो कंपनीज है उनको लॉस होगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स खरीदे नहीं जाएंगे। एंड उसी के साथ एक तबका अगर देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो उनको जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं मिलेंगे, है ना। देन उसके बाद ये लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जो कंपनीज है इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, ले ऑफ करेगी, लोगों को जॉब से निकाल देगी। जॉब से निकाल देगी तो डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो भी गवर्नमेंट को यहाँ पर नहीं मिलेंगे। एंड अगेन अगर जॉब से निकालेगी तो पैसे नहीं रहेंगे, पैसे नहीं रहेंगे तो कंजम्पशन नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा, ये विशियस साइकिल जो है वो बन जाती है, जहाँ पर गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। फॉल ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स टू सीरियस हंगर कैटेगरी, ये भी हमें देखने को मिला है। उसी के साथ साथ जो मॉल न्यूट्रिशन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है, मेटरनल हेल्थ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो वर्स्ट कंडीशंस है वो यहाँ पर कुछ टाइम में हमें देखने को मिली है। 2020 में अगर हम देखते हैं तो इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है 57.3% ग्रोथ ऑफ ग्लोबल पुअर। समझ रहे हो आप कितना ज़्यादा यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया का ग्लोबल पुअर की ग्रोथ में, वो यहाँ पर देखने को मिली है। 59.3 ऑफ द ग्लोबल मिडिल क्लास यहाँ पर पोवर्टी जो है उसमें हमें स्लाइड होते हुए देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर पोवर्टी लाइन डिबेट अगर हम देखें तो देखिए पोवर्टी लाइन क्या रहना चाहिए, गरीबी रेखा, मतलब कौन हम माने कि ये गरीब है, कौन हम माने कि अमीर है, कितनी उसकी इनकम रहनी चाहिए, कितना उसने खर्च करना चाहिए, तब जाकर हम समझेंगे कि हाँ ये अमीर है और ये गरीब है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर पोवर्टी लाइन डिबेट जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें 2011 से देखने को मिली। और इसी वजह से सचिन तेंदुलकर कमेटी जो है उसके द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट लाई गई, लाइन ऑफ 816 पर कैपिटा पर मंथ फॉर रूरल इंडिया। मतलब क्या है, 816 पर कैपिटा पर मंथ, इतना अगर हम देखें तो रूरल इंडिया के लिए, और 1000 पर कैपिटा पर मंथ अगर हम देखते हैं तो अर्बन एरिया के लिए, ये यहाँ पर फिक्स किया गया। और इसके तहत कैलकुलेट किया गया कि 25.7% लोग जो है, पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर पुअर, गरीब जो है वो हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पर जो 2011 का कंक्लूजन निकाला गया उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो भी लोगों के मन में आया। एंड देन उसके बाद यहाँ पर रंगराजन कमेटी जो है उसका गठन किया गया 2014 में। अब इन्होंने यहाँ पर एस्टिमेट किया नंबर ऑफ पुअर जो है 29.6% हमें देखने को मिल रहा है। अब ये किस बेसिस पर थे, स्पेंडिंग के बेसिस पर। अब स्पेंडिंग क्या थी कि जो 47 अ डे, एक दिन में जो 47 से कम खर्च करता है वो यहाँ पर गरीब रहेगा। एंड अगर विलेज में अगर हम देखते हैं तो 32 रुपए से अगर कोई कम खर्च करता है एक दिन में तो वो गरीब माना जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर रीज़न क्या है, मतलब वाई नंबर्स काउंट, क्यों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो जब हमें नंबर्स पता चलते हैं कि कितने लोग अमीर है कितने लोग गरीब है, ये अगर हम पता चलते हैं तो हमें यहाँ पर सही तरीके से जो पब्लिक ओपिनियन है, सपोर्ट है, वो यहाँ पर मिलता है अर्जेंट कैश ट्रांसफ़र के लिए, है ना। स्पेन अगर आप देखोगे तो वहाँ पर गिग वर्कर्स को भी यहाँ पर बोला गया है, वर्कर्स का स्टेटस दिया गया है। मतलब जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं उनको भी वर्कर का स्टेटस दिया गया है। मतलब अगर कोई भी गरीब वर्कर के लिए कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आती है तो उसमें ये लोग भी शामिल रहेंगे। अभी अगर आप देखोगे एट प्रेजेंट इंडिया में अगर हम देखें तो क्या जो अपना जोमेटो वाले हैं, क्या उनको यहाँ पर लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है ना। क्या ओला वाले ड्राइवर से क्या उनको कंसिडर किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है।
सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है कि डेटा हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है कि सभी पॉलिसीज़ जो है वो ऑनेस्टली यहाँ पर इवेल्युएट की जा सकती है कि यहाँ पर कितनी ज़रूरत है। मतलब अगर हमें पता है कि अगर हमारे कैलकुलेशन में सिर्फ 100 ही लोग गरीब है तो फिर 100 लोगों के लिए गवर्नमेंट जो है वो पैसा लेकर आएगी, बाकी अगर 1000 लोग एक्चुअल में रहते हैं तो फिर 900 लोगों को क्या मिलेगा, है ना। इसलिए यहाँ पर डेटा जो है वो पर्टिकुलरली रहना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट डेटा जो है ऑनेस्टली यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ पुअर अगर निकाल लेता है तो यहाँ पर जो पब्लिक डिबेट है ना, कि क्या किया जाना चाहिए, रियल रीजंस, रियल जो सॉल्यूशंस है वो यहाँ पर आ सकते हैं। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है उनसे अकाउंटेबिलिटी जो है ये यहाँ पर मांगी जा सकती है ना। तो ये क्लाइमेट जो है यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम यहाँ पर हर एक के खाते में 100 रुपये डालने वाले हैं, ठीक है। अब उन्होंने अगर 100 रुपये डालने वाले हैं और 10,000 रुपये जो है वो उन्होंने निकाले, तो यहाँ पर बोलने को रहेगा ना कि यार इतने गरीब लोग हैं हमारे देश में, आप 100 रुपये अगर डाल रहे हो तो 10,000 रुपये का आपने कैसे क्या बजट एलोकेशन रखा है, बजट में आपने इतना ही एलोकेशन क्यों रखा है, जबकि हमारे यहाँ तो इतने गरीब लोग हैं। तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो फिर तो इतना हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, ये अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। फोर्थ, इंडिया जो है क्लॉक मैसिव राइज इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, है ना। इसलिए क्या है यहाँ पर इंडियन कॉर्पोरेट जो है, रिचेस्ट इंडियन कॉर्पोरेट, यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा अमीरी हमें देखने को मिली है। तो ये भी एक रीज़न है कि भैया गरीब कितने रहे हैं, मतलब इससे हमें गैप जो है वो पता चलता है। गैप एक बार पता चल गया तो हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए वो हमें यहाँ पर पता चलता है। तो ये सारे रीजंस है जो यहाँ पर डेटा अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, आपने अगर आपके नोट्स में लिखा है तो। नेक्स्ट यहाँ पर टूवर्ड्स मोर फेडरल स्ट्रक्चर में अगर हम जाएं तो हमें यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है कि स्टेट्स डायरेक्टली यहाँ पर कलेक्ट करते हैं मोर टैक्स एंड लेस डिपेंडेंट रहते हैं ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। अगर स्टेट जो है डायरेक्टली यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करते हैं तो वो लेस डिपेंडेंट रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पे। अब ये क्यों आ रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली सारे टैक्स कलेक्ट नहीं करती है। क्या हम इनकम टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, या फिर अगर हम जीएसटी ले रहे हैं तो क्या हम डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ही हम पर लागू कर रही है? नहीं, जीएसटी जो है वो तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है ना। एंड फिर उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो अलग अलग जाता है, आईजीएसटी आया तो वो भी यहाँ पर शेयर होता है। उसी के साथ साथ इनकम टैक्स अगर हम देखें तो पूरी तरीके से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अगर डायरेक्टली यहाँ पर ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करे तो डिपेंडेंसी कम रहेगी, पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्टेट गवर्नमेंट को अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ परचेज करना है तो उनको क्या लगेगा, पैसा, पैसा लगेगा। पैसा जो है अगर वो कहाँ से आएगा, टैक्सेस से आएगा, है ना। अगर टैक्सेस ही वो कलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो पैसा आएगा क्या, नहीं आएगा। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं होता है? तो वो जो चीज़ें होती है, जो स्कीम्स होती है वो लागू कैसे करती है? क्या वहाँ पर करप्शन होता है इसलिए लागू कर सकती है? जी नहीं। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, डायरेक्ट टैक्सेस जो है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये हमें देखने को मिलते हैं। अब ये सीधे जाते हैं हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, कोई दोहरा ही नहीं है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यूएस में अगर हम देखते हैं फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स यहाँ पर कलेक्ट करते हैं ऐसे टैक्सेस फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस, समझ में आ रहा है, कॉर्पोरेशंस वहाँ से ये कलेक्ट करते हैं। इंडिया में अगर हम देखें तो डायरेक्ट टैक्सेस जो है एंटायरली एंटायरली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास जाता है इंडिया में। लेकिन यूएस में अगर आप देखें तो फेडरल सिस्टम है, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी वहाँ पर टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर जब कलेक्ट करते हैं तो पूरा, अब 100 रुपये अगर उनको इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में आए तो पूरे 100 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगा क्या, नहीं। यहाँ पर डिवोल्यूशन होता है। हमने फाइनेंस जो कमीशन है उसमें देखा हुआ है, पॉलिटी के अगर आपने लेक्चर्स देखे उसमें फाइनेंस कमीशन हमने कवर किया हुआ, उसमें हमने देखा है कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पैसा डिवोल्यूट करती है, देती है। अभी अगर हम देखें तो 41% हमें देखने को मिलता है, 42% था, लेकिन 41% क्यों, 1% जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए था, लेकिन अब वो यूनिट टेरिटरी में तब्दील हो चुका है तो अब उसको नहीं लगेगा, तो अब वो 41% हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर सेज ऐड किया ऑन द वेरियस आइटम्स, है ना। उसके पैसे जो है वो इतने आते हैं, लेकिन ये जो पैसा है जो सेज से आता है वो यहाँ पर शेयर नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। स्टेट गवर्नमेंट से इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सब जो आ रहा है वो हो रहा है 41% में, ये 41% में सेस नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ पर खुद का पैसा जो है वो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कोई मतलब यही नहीं है कि वो बिल्कुल ही कोई टैक्स वैक्स लगा ही नहीं सकते हैं, कि उनके पास कोई मतलब दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इसमें हमें देखने को मिलता है जैसे कि यहाँ पर लिकर पे बोलिए, प्रॉपर्टी पे बोलिए, रोड पर बोलिए, व्हीकल पर। इसलिए सबसे पहले लिकर जो है वो वाइन शॉप ही जो है वो खुली हो गई थी,
लॉकडाउन में अगर आप देखोगे, है ना, कि पैसा है भैया, पैसा ज़रूरी है ना। अनदर इशू अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो रीजनल डिस्पैरिटी भी हमें देखने को मिलती है। जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, ये कंट्रीब्यूट करते हैं लायन शेयर ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस मिलते हैं। मतलब यहाँ पर तमिलनाडु, गुजरात मिला है तो 72% टैक्स रेवेन्यू जो है वो देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश अगर हम देखते हैं तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन सिर्फ 3.12% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और 17% उनको जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो मिलता है। समझ रहे हो आप? मतलब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है पैसों से, उनको कम पैसे मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, एंड जो कम यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है उनको यहाँ पर ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि आप ऊपर उठो। और ये अभी का नहीं है, कई साल से चलता आ रहा है। तो अगर इससे कुछ फ़ायदा होता ही था तो फिर फ़ायदा अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई फ़ायदा जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन बेसिकली आ सकता है कि भैया फेडरल सिस्टम जो है हमारे यहाँ पर, क्या स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्सेस लगाने की पावर दी जानी चाहिए? तो उसमें ये सारे पॉइंट्स जो है आप इनकलकेट कर सकते हैं। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं केस टू डीक्रिमिनलाइज सुसाइड। जो सुसाइड है, आत्महत्या है, उसको डीक्रिमिनलाइज करना। क्या क्रिमिनलाइज्ड मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप अटेम्प्ट करते हो सुसाइड करने का तो आपको जेल हो सकती है। मतलब ये तो बात ऐसी हो गई कि आप आत्महत्या करने के लिए जा रहे हो, आपकी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए जा रहे हो, और अगर गलती से बच गए तो फिर सीधा जेल में, है ना। तो मतलब इंसान तो यही सोचेगा ना, यार इससे अच्छा मर ही जाऊँ, जेल में जाने से अच्छा, क्योंकि बच गए तो जेल में जाना पड़ेगा, है ना। ये भी एक अलग रिस्क होती है। तो यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज करने की बात की जा रही है, डीक्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए ऐसा बोला जा रहा है। क्यों, क्या पॉइंट्स क्या है यहाँ पर? सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पर टाइम आ चुका है, कॉन्टेक्स्ट में टाइम आ चुका है कि यहाँ पर सेक्शन 309 जो इंडियन पिनल कोड का, आईपीसी का, वो यहाँ पर रिपेल कर देना चाहिए। क्यों रिपेल करना चाहिए, क्या कारण है, यही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सेक्शन है, याद रखना है आपको। बैकग्राउंड अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि इंडिया जो है हाईएस्ट सुसाइड रेट हमें देखने को मिलता है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, WHO के अकॉर्डिंग। रीज़न क्या है जो पर्सन को ये डिसीजन लेने में मजबूर करता है कि अपनी ज़िंदगी वो ले ले? उसमें हमें डिप्रेशन, क्रॉनिक इल हेल्थ, गिल्ट, ट्रॉमा, है ना, ये सारी चीज़, सब्सटेंस अब्यूज़, फेलियर इन एग्ज़ाम, लॉस ऑफ लव्ड वंस, ये सब होते हैं जिसमें एक इंसान जो है मजबूर हो जाता है कि अपनी ज़िंदगी वो ले ले। अब टोटल ऑफ 134,516 केसेज जो है सुसाइड के रिपोर्ट किए गए 2018 इंडिया में। समझ रहे हो आप, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत। अब यहाँ पर क्राइम एंड पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो सेक्शन 309 जो इंडियन पिनल कोड का, वो यहाँ पर पिनल प्रोविजन देता है सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए। मतलब क्या है कि अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर क्रिमिनल जो पिनल चार्जेस है वो आप पर लगेंगे। अगर कोई व्यक्ति मेंटल ट्रॉमा या इलनेस से गुजर रहा है तो उसको रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट जो है वो दी जाएगी, और उसको यहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट है वो नहीं दिया जाएगा। मतलब जो क्रिमिनल चार्जेस है उस पर नहीं लगेंगे, और उसको जो जेल टर्म है वो नहीं होगी। मतलब एक धष्ट पुष्ट, मतलब ये भी बात एक खुद को कॉन्ट्रेडिक्ट करने वाली है। जैसे कल हमने एक एडिटोरियल देखा था ना कि खुद को इनऑपरेटिव बनाता है वो, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये भी इस सेक्शन को इनऑपरेटिव बना देगा, सेक्शन 309 को। कैसे? अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, तो बट ऑब्वियसली कि कोई ना कोई ट्रॉमा से गुजर ही रहा होगा, है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है और वो अगर बच जाता है, तो अगर मेंटल ट्रॉमा या इलनेस है तो उसको सज़ा नहीं होगी। अब ऐसे कौन रहेगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति रहेगा, या कितने कम ऐसे लोग रहेंगे जो ट्रॉमा से ना गुजर रहे हो और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हो, बस ऐसे हंसी खुशी, यार बहुत बहुत जी लिया जिंदगी, अब बस यार अब मरने का एक्सपीरियंस लेके देखते हैं, ऐसा कौन जाएगा? तो ये चीज़ जो है ये आप खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है, और इसीलिए ऐसा होगा कि हर इंसान जो है वो वही बताएगा ना कि मेंटल इलनेस जो है, ट्रॉमा जो है, उससे हम गुजर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसको यहाँ पर पनिशमेंट जो है नहीं होगी, नहीं तो पनिशमेंट जो है वो होती है फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर। इंडिया जो है मच ऑफ द कॉलोनियल लीगेसी जो है वो यहाँ पर पीनल जूरिस्प्रूडेंस में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम ब्रिटिश से हो रहा है, आ रहा है, लेकिन अगर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट देखें तो उन्होंने डिक्रिमिनलाइज कर चुके हैं सुसाइड अटेम्प्ट को 1961 में ही। अब उन्होंने क्यों लाया होगा कि वाह क्रिमिनलाइजेशन जो है वो होना चाहिए अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है,
क्योंकि उस टाइम पे विद्रोह जो है इतने ज़्यादा हो रहे हैं, लोग जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनका नाम जो है वो इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर ख़राब हो रहा है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज है, वहाँ पर इतने इतने लोग जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो ऐसे सिनारियों में अगर देखें तो वो ठीक है, वह क्रिमिनलाइज, अब जिसने अगर अटेम्प्ट किया हो तो उसको हम जेल में डाल देंगे, लेकिन अभी उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना, जबकि उन्होंने उसको खत्म कर दिया है, डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। इंडिया में बिल जो है सेक्शन 309 को रिपेल करने का वो लाया गया था, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था 1972 में, लेकिन फिर लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई, तो इसलिए वो पास नहीं हो पाया था। अब देखिए, जो फेवर करते हैं पीनल प्रोविजंस को कि नहीं यहाँ पर पीनल प्रोविजंस रहने चाहिए, यहाँ पर जो हम इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मतलब जो उनको जेल में डाल रहे हैं, जो फाइन लगा रहे हैं वो रहना चाहिए, ऐसे बोलने वालों की क्या यहाँ पर राय है? वो कोट करते हैं जजमेंट ऑफ ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहाँ पर कोर्ट ने कहा था राइट टू लाइफ ये नेचुरल राइट है जो आर्टिकल 21 में डाली गई है, लेकिन सुसाइड जो है वो अननेचुरल टर्मिनेशन है। मतलब नेचुरल राइट है हमारा, हम जीने का अधिकार है, अननेचुरल टर्मिनेशन है सुसाइड अगर हम बात करें। इसीलिए जो राइट टू लाइफ है उसके कॉन्सेप्ट के इनकंसिस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर अगर आप आपकी जान लेने की कोशिश कर रहे हो तो वो हमारे कानून के अगेंस्ट में है, इसलिए उस पर सज़ा होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और जो इसके फेवर अगेंस्ट में है, मतलब यहाँ पर क्रिमिनलाइज नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा जो यहाँ पर बोलते हैं, है ना, कि क्रिमिनलाइज नहीं होना चाहिए, अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको जेल में नहीं डालना चाहिए, वो क्या बोलते हैं, वो कोट करते हैं मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिक्लेयर किया था सेक्शन 309 है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फ्रीडम, जैसे उन्होंने ये बताया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसमें फ्रीडम ऑफ नॉट टू स्पीक एंड टू रिमेन साइलेंट भी इंक्लूड है। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऐसा नहीं कि आप बकबकी करते रहो, आपको साइलेंट रहने का भी अधिकार है, वो भी आपके पास अधिकार है। राइट टू एसोसिएशन अगर हम देखें, हमारे पास अधिकार है कि हम एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये भी अधिकार है कि हम कोई भी एसोसिएशन से नहीं जुड़ सकते हैं, ये भी हमारा अधिकार है। उसी तरीके से राइट टू लाइफ, राइट टू लीव, ये जो है ये यहाँ पर उसमें ये भी आता है कि राइट नॉट टू लीव, है ना, कि वह फोर्स नहीं किया जा सकता है, नॉट टू लीव एंड टू बी फोर्स टू लीव, ये भी इसमें इंक्लूड है। इसलिए अगर कोई आत्महत्या करता है तो आर्टिकल 21 जो है उसका इंटैक्ट रहता है, ऐसा यहाँ पर फेवर में बात की जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से आप ये कोट कर सकते हो। तो अब सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो 2017 में पार्लियामेंट ने पास किया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट सेक्शन 115 ऑफ एक्ट। इसमें 309 जो इंडियन में एनी पर्सन जो अटेम्प्ट करता है सुसाइड प्रिज्यूम सीवियर स्ट्रेस होगा, है ना, और पनिशमेंट जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं उनको नहीं होगा, जो मेंटल इलनेस से सफ़र नहीं कर रहे हैं उनको यहाँ पर ट्राई किया जाएगा। तो मतलब ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि सिर्फ जो सफ़र कर रहे हैं मेंटल इलनेस से उनको यहाँ पर हम ये कर रहे हैं। एंड यहाँ पर साइकोलॉजिकल एंड मेंटल ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जानी चाहिए, जो पर्सन अफेक्टेड है उसको यहाँ पर सपोर्ट किया जाना चाहिए। हमें परमानेंट सॉल्यूशन जो है जैसे कि सेक्शन 309 को रिपेल कर देना, इंडियन पिनल कोड के स्ट्राइक डाउन कर देना, ये भी यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डीलिमिटेशन कमीशन की। डीलिमिटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चल रहा है ना, तो यहाँ पर हमें जानने के लिए ज़रूरी क्या है? जानने के लिए देखिए, यहाँ पर जानने के लिए ज़रूरी जो है वो हमारे लिए है डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, फालतू की अगर हम चीज़ें यहाँ पर पढ़ते बैठेंगे क्या पॉलिटिक्स चल रहा है उसके पीछे क्या हो रहा है, यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है डीलिमिटेशन कमीशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फालतू की चीज़ें जो है उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ पर ध्यान देना है बेसिकली डीलिमिटेशन पर। अब हमने ये देखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर डिलिमिटेशन समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस इंडिया में फेस वाइल अंडरटेकिंग नेशन वाइड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आफ्टर लिफ्टिंग 2026। ठीक है, हाउ कैन दी इशू बी एड्रेस। तो यहाँ पर आपको इश्यूज जो है वो पूछे गए हैं, ये हमने कई बार डिस्कस किए हुए हैं, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जो अच्छा कमेंट सेक्शन में लिखेगा उसको इनाम मिलेगा। ठीक है, तो ये आप ज़रूर लिखिएगा। तो हम बेसिकली यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में डिलिमिटेशन कमीशन क्या है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज़ डिलिमिटेशन? डिलिमिटेशन क्या है? एक्ट या फिर प्रोसेस है ऑफ फिक्सिंग द लिमिट्स या फिर बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ये पूरा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हम यहाँ पर बाउंड्रीज फिक्स करें कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ये जो बाउंड्री फिक्स की जा रही है, ये जो बाउंड्री है, ये जो फिक्स की जा रही है, इसे हम कहते हैं डिलिमिटेशन। ठीक है, इंडिया में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना, लोकसभा के लिए, स्टेट असेंबली के लिए, जिससे कि पॉपुलेशन चेंज जो हो रहा है उसे रिप्रेजेंट किया जाए। हमारे यहाँ पर ऐसा है ना कि जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से सीट्स मिलनी चाहिए, है ना।
अगर 100 लोगों की पॉपुलेशन पर हम एक सीट दे रहे हैं, 200 लोगों की पॉपुलेशन पर हम 2 सीट्स देंगे, 300 लोगों की पॉपुलेशन पर हम 3 सीट्स देंगे। मतलब यहाँ पर 1:100 का जो रेशियो है वो बरकरार रहना चाहिए सब जगह पर। तो पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, पॉपुलेशन चेंज होगी तो अपने आप जो सीट्स है वो भी चेंज होनी चाहिए, इसके लिए डिलिमिटेशन जो है वो चेंज होगा। समझ रहे हो, बहुत आसान है। ऑब्जेक्टिव जो है डिलिमिटेशन का वो है कि यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है इक्वल सेगमेंट्स में वो रहना चाहिए एज पर दी पॉपुलेशन। एम है कि यहाँ पर फेयर डिवीजन जो है ज्योग्राफिकल एरिया का वो रहना चाहिए, जिससे कि एक आधी पॉलिटिकल पार्टी जो उसको कोई बेनिफिट ना मिले, वो फायदा ना उठाए। ठीक है, कौन कैरी आउट करता है? देखिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड डिलिमिटेशन बहुत चर्चा में चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल सकते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। क्या इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन जो है या फिर बाउंड्री कमीशन यहाँ पर करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसके ऑर्डर्स यहाँ पर फाइनल रहेंगे, उसके ऑर्डर्स फाइनल रहेंगे और किसी भी कोर्ट में वो क्वेश्चन नहीं किए जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। मॉडिफिकेशन जो है ऑर्डर्स का वो अलाउड नहीं है लोकसभा में भी या फिर स्टेट असेंबली में भी, कि उन्होंने ये डिलिमिटेशन किया है, हम इसको ये हटाकर ये कर देते हैं, हाँ ना कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ये एम्पावर्ड है कि वो डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप कर सकती है, ठीक है, अंडर सेक्शन 3 ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट। ये स्टेट असेंबली के लिए भी और ये पार्लियामेंट के लिए भी। ऐसा भी आपको हो सकता है कि स्टेट पार्लियामेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिलिमिटेशन फिक्स करेगी, असेंबलीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ना, यहाँ पर दोनों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही एम्पावर्ड है। डिलिमिटेशन कमीशन जो उसमें कौन कौन रहता है, उसमें हमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस देखने को मिलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर डिलिमिटेशन जो है किया कैसे जाता है? तो एज पर आर्टिकल 82 अगर हम देखते हैं तो पार्लियामेंट जो है वो एनैक्ट करता है डिलिमिटेशन एक्ट हर सेंसस के बाद, क्योंकि पॉपुलेशन तभी चेंज हमें देखने को मिलती है। ड्राफ्ट प्रपोजल्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन पब्लिश किए जाते हैं इन पेपर्स पब्लिक फीडबैक के लिए। डिलिमिटेशन कमीशन जो है पब्लिक सीटिंग के लिए भी किया जाता है। फाइनल ऑर्डर जो है गैजेट में और स्टेट गैजेट में भी पब्लिश किए जाते हैं, और जब राष्ट्रपति जो है हमारे जब उसको मुहर लगा देते हैं तब वो फोर्स में आता है। तो फाइनल अथॉरिटी राष्ट्रपति है। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको क्वेश्चन बोला, यहाँ पर आपको लिखना है, कमेंट सेक्शन में अच्छे तरीके से लिखिए, देखते हैं कौन अच्छे तरीके से जवाब देता है। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, शादी की जिस तरीके से आपने इंस्टाग्राम पर मुबारकबाद दी है, जितने मतलब आपकी तरफ से जो विशेस आए हैं उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे इतने सारे आपके मैसेजेस देखकर। सभी को मैसेज जो है रिप्लाई जो है वो नहीं किया जा सकता है, इसलिए थैंक यू सो मच। और आपकी जो भी विश है वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं मेरे लिए, और थैंक यू वंस अगेन। और इसी तरीके से फ़ोटोज़ जो है, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वो अपलोड होते रहेंगे इंस्टाग्राम पर। तो बाकी अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो मयूर मोगरे करके। एंड MM Academy ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।